तो वापस से अगर देखिए तो चीज़ों को हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लें। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि जो विलियम शेक्सपियर का पढ़ना है हम लोगों को सिलेबस में, वो पढ़ना है टू हिज लव, जो कि सोनेट नंबर 18 है विलियम शेक्सपियर का, एंड देयर आफ्टर 2 प्लेज पढ़ने हैं, मैकबेथ एंड ट्वेल्थ नाइट। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। अभी केवल 10 स्टूडेंट्स हैं जुड़े हुए, चलिए थोड़ी देर बाद हम अटेंडेंस आपका देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। चलिए, तो उन क्वेश्चंस पर हमने चर्चा की, कौन कौन से क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में आ चुके हैं उन पर हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि बना हुआ है विलियम शेक्सपियर के सोनेट से, वो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो ड्रामा से थे, उसको हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब ड्रामा पढ़ेंगे। आगे हमने बात की कि विलियम शेक्सपियर की लाइफ के विषय में और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन संभावित क्वेश्चंस के विषय में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड देयर आफ्टर कुछ एक बातें, जैसे उन्हें बॉर्ड ऑफ एवान या बॉर्ड ऑफ स्वान ऑफ एवान कहा जाता है, उनका जो राइटिंग कैरियर है 1589 से 1613 के बीच में है, ठीक है। और मेजरली उन्होंने, उनका जो राइटिंग कैरियर है वो जैकोबियन एरा में आता है, फिर भी उन्हें एलिजाबेथन प्लेराइट कहते हैं। इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। देयर आफ्टर हम लोगों ने बात की विलियम शेक्सपियर एज पोएट। तो वहां पर हम लोगों ने बात किया कि उन्होंने कुछ लॉन्ग पोएम्स लिखी हैं, जिनकी संख्या कितनी है, केवल 3 है, ठीक है। 3 लॉन्ग पोएम्स हैं, और वो भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं है, उनमें भी कंट्रोवर्सीज हैं, राइटर की आइडेंटिफिकेशन पर क्वेश्चंस हैं। सोनेट्स की बात आई तो सोनेट्स हमने बताया आपको 154 लिखे हैं, जिनको 1609 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी। एंड देयर आफ्टर कुछ और जो पोएटिक वर्क की बात करें तो वो है इनके प्लेज, और प्लेज में आए हुए कुछ सॉन्ग्स। इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब हम लोगों को आज आगे की क्लास देखनी है, ठीक है। तो आपकी इतनी बातों से कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, फटाफट से पूछ लो, देयर आफ्टर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहां बात करेंगे शेक्सपियरियन सोनेट्स या सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर या शेक्सपियरियन सोनेट की बात करने से पहले हम लोग अगर थोड़ा सा अगर सोनेट को रिकॉल करें, अच्छा जरा सा आज की डेट क्या होनी चाहिए, आज क्या डेट है, हमने यहाँ सेकंड डाल रखी है, आज डेट आई थिंक 6 है। यस सर। 6 है। चलिए डेट हम चेंज कर देते हैं, इसको हमने कर दिया 6 5, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ब्रीफ में रिकॉल करें सोनेट्स को, तो हम लोगों ने सोनेट्स की बात की थी। तो सोनेट हमने बताया कहाँ का है, ये इटली का जॉनरा है, ठीक है, इटली का। और इटली से इंग्लैंड आया, कौन लाया, लाने वाले 2 लोग थे, कौन, एक थे सर टॉमस यार्ड, सर टॉमस यार्ड, ठीक है। एंड दूसरे थे हेनरी हावर्ड, ठीक है। इनको जो है क्या कहा जाता है, ये थे अर्ल ऑफ सरे, अर्ल ऑफ सरे, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इनको अर्ल ऑफ सरे के नाम से ज्यादा जाना जाता है, इनका नाम हेनरी हावर्ड कम नोन है। फिर भी हमने नाम यहाँ पर इसलिए बताया कि जब आप कभी ऐसे आगे की एग्जामिनेशंस में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जाएंगे, या फिर आगे डिटेल में जब पढ़ना होगा, तो यहाँ पर इनके नाम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर लाने का जो काम किया वो इन 2 लोगों ने किया। और यहाँ पर जो इटली में सोनेट था, जिसको क्लासिकल सोनेट कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको डेवलप किसने किया था, पेट्रार्क ने, पेट्रार्क ने डेवलप किया था। उनके नाम पर क्या कहते हैं इसको, पेट्रार्कन सोनेट। और यहाँ पर ये सोनेट क्या था, 14 लाइन का पोएम था, ठीक है, सॉरी गलत हो गई स्पेलिंग, लाइन पोएम, डिवाइड किस में हुआ, 4 + 4
ठीक है, और साथ में क्या हुआ 3+3 मीन्स की 8 एंड 6 लाइन के दो डिवीजन में है जिसको ऑक्टेव कहते हैं पहले को, ठीक है, एंड दूसरे को क्या कहते हैं सिस्टेट कहते हैं। क्लियर? तो ऑक्टेव सिस्टेट में फर्दर डिवीजन है एंड देयर आफ्टर इसको अगेन इक्वली डिवाइड किया जाता है। तो क्या बन जाता है, ये क्वार्ट्रेन बनता है 4 लाइन का, ये क्वार्ट्रेन बनता है एंड देयर आफ्टर यहाँ टर्सेट बनता है और टर्सेट बनता है। तो इस तरह से डिवीजन था। दूसरा यहाँ पर दो चीजों का और यूज होता था जिसको क्या बोलते हैं सेजुरा, ठीक है, सेजुरा और क्या वोल्टा, इसको हम लोगों ने पहले नहीं डिस्कस किया था। ठीक है, दो चीजों को जो दो स्पेशल टर्म्स हैं इनका यूज किया जाता है, सेजुरा एंड वोल्टा। क्या होते हैं इसको हम बताते हैं। देखिए सेजुरा जो है वो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एक लाइन के एंड पर रुकना और वहां से आगे बढ़ना, उसको सेजुरा कहते हैं। एक स्लाइड पॉज होता है जो किसी एक लाइन के एंड पर होता है, तो वो आता है यहाँ पर इटालियन सोनेट जो है या क्लासिकल सोनेट जो है उसमें यूज होता है। आगे की बात करें तो दूसरा जो है वोल्टा, इसको कहते हैं कि सडन चेंज इन थॉट, सडन चेंज इन थॉट। आप शॉर्ट में चाहे तो लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, वोल्टा क्या है, सडन चेंज इन थॉट। मींस जैसे पोएट शुरू करता है किसी पोएम को या सोनेट को एक थॉट के साथ बिगिन करता है और ये थॉट प्रोसेस इस लाइन पर चला आ रहा है और अचानक से क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है। बात समझे कि नहीं, सडन चेंज, अभी तक यहां इस लाइन पे आ रहा था, नीचे आ रहा था और अचानक से क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ मुड़ गया, जिसको कहते हैं सडन चेंज। कैसे, जरा सा एग्जांपल से हम आपको समझाएं। आपने एक पोएम पढ़ी होगी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़े होंगे नेसेसरली। ठीक है, ये मिल्टन की का सोनेट है। यहां पर जो पोएम बिगिन होती है, बिगनिंग में जो चीजें हैं, बिगनिंग में सिंपली पोएट जो है वो अपनी ब्लाइंडनेस को मोर्न करता है कि वो ब्लाइंड है, हाउ ही कैन सर्व गॉड। लेकिन जैसे ही पोएट कहां पहुंचता है, 8th लाइन के एंड पर, ठीक है, जैसे ही 8th लाइन पर पहुंचता है पोएट, वहीं पर देयर इज अ सडन चेंज इन थॉट। एंड वहां पर आप लाइन खोज करके पढ़िए जिन्होंने नहीं पढ़ा है या पढ़े हुए हैं, तो वहां पर जैसे ही आप 8वीं लाइन और 9वीं लाइन पर पहुंचेंगे, एक लाइन वहां आती है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट। ठीक है, यही क्या है, सडन चेंज इन थॉट। लेकिन क्या है जो उसको मतलब दुख था इस बात का, दैट पोएट इज ब्लाइंड, हाउ ही कैन सर्व गॉड एंड गॉड विल पनिश हिम for not fulfilling the task what has been given to the poet by the god. एक्चुअली यहाँ पर स्टोरी यूं है कि जो पोएट है वो क्या है, क्रीचर है, अल्टीमेट जो फादर है दैट इज गॉड। गॉड का जो है वो एक बेटा है, क्रिएशन है, और उसको अर्थ पर भेजा गया है फॉर सम टास्क। ठीक है, कुछ काम दे करके अर्थ पर भेजा गया है। ठीक है, तो उस काम को वो पूरा नहीं कर पाएगा बिकॉज कि वो ब्लाइंड हो गया है। तो इस चीज को वो मोर्न कर रहा है, लेकिन तभी क्या आता है, पेशेंस, उसका पेशेंस यहाँ पर पर्सोनिफाई करता है एंड पेशेंस टू प्रिवेंट, और उसके थॉट बदल जाते हैं। थॉट ये आता है कि दैट गॉड इज किंग ऑफ किंग्स एंड व्हाट सर्विस डज ही वांट, व्हाट सर्विस डज ही नीड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, देयर आर थाउजेंड्स पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन। ठीक है, तो ये जो है सेजुरा एंड वोल्टा है। अब यहीं से आप बात को पकड़िएगा कि यहां पर क्या चीजें हैं, ये था। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जब हम लोग शेक्सपियर में आए तो चीजें चेंज हुई। शेक्सपियर में आए तो क्या हुआ, तब हम लोगों ने बात की थी इंग्लिश सोनेट की। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश सोनेट है इसको किसने लिखा, हेनरी हावर्ड ने लिखा, हेनरी हावर्ड। ठीक है, और इन्हीं को फॉलो किया किसने, विलियम शेक्सपियर ने, और थोड़ा सा डेवलप करके विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने इन्हीं को फॉलो किया, लेकिन चीजों को थोड़ा सा डेवलप किया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सोनेट को जो डिवीजन 4-4-3-3 था उसको क्या किया, इन्होंने 4-4-4+2 किया।
ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इस डिवीजन को 4 + 4 + 4 + 2, और ये जो 2 है इसको क्या किया, कंक्लूडिंग, ठीक है, इसको क्या बना दिया, कंक्लूडिंग कपलेट बना दिया। बात समझे कि नहीं? तो थोड़ा सा चेंज किया और इसी को डेवलप करके कहा गया इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। अच्छा, अब बात करें कि विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स क्या थे, उनका जो सीक्वेंस था। तो विलियम शेक्सपियर रोट, यहीं पर लिखिएगा, विलियम शेक्सपियर रोट 154 सॉनेट्स, ठीक है। तो कितने सॉनेट्स पब्लिश किए इन्होंने, 154 सॉनेट्स इन्होंने पब्लिश किए, क्लियर। और इनमें से कितने, 152 पब्लिश्ड इन 1609, ठीक है, 1609 में पब्लिश हुए। किसने किया, बाय सर टॉमस थॉर्प, ठीक है। सर टॉमस थॉर्प नाम के एक व्यक्ति थे जो शेक्सपियर के एक्वेंटेड थे, उनके परिचित थे, और इन्होंने जो है 152 सॉनेट्स को एक साथ पब्लिश किया, कब, इन 1609। और इनके जो 2 सॉनेट्स थे, आप बात करेंगे 54 हैं तो पब्लिश कितने हुए थे, 52। 2 और सॉनेट पहले पब्लिश हुए थे, ठीक है, वो जो है कहां पर पब्लिश हुए थे, रिमेनिंग 2 sonnets were first published in a miscellany equal, just a minute please. Okay, miscellany, ठीक है, published in a miscellany titled, ये टाइटल याद रखिएगा, The Passionate श्रेया, माइक जो है म्यूट रखा करिए प्लीज। ओके, मैं बात की कहां पर पब्लिश को, पैसिनेट, पिलग्रिम्स, ठीक है। पैसिनेट पिलग्रिम्स नाम का एक मिससेलिनी था, और इसमें जो है ये 2 सॉनेट्स पब्लिश हुए थे, अर्लियर पब्लिश हुए थे, ठीक है, बात समझे। तो ये था इसका पब्लिकेशन हिस्ट्री। कुछ बातें और छूट रही, एक थोड़ा स्लाइड हम लोगों को बढ़ाना चाहिए, तभी चीजें ऐड हो सकती हैं, थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं। ओके, कुछ चीजें छूट रही हैं, उनको देखते हैं। तो ये हुआ पब्लिकेशन, इनका पब्लिकेशन कब हुआ था। दूसरा, जो इनके 154 सॉनेट्स हैं, ठीक है, उनको डेडिकेट किया गया है, डेडिकेशन।
देखिए यहां पर मैं आपको 3 डेडिकेशंस बताऊंगा, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट डेडिकेशन लिखिए, 126 sonnets were dedicated to Mr. WH। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी जो है मिस्टर WH की, ये एक डिस्कशन का विषय है, कंट्रोवर्शियल विषय है, तो इस पर ना तो अभी आपको जरूरत है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी इतना जानिए कि 126 सॉनेट्स डेडिकेट किए गए थे किसको, मिस्टर WH को। ठीक है, और दूसरा 26 सॉनेट्स वर डेडिकेटेड, वर के बजाय इसको प्रेजेंट टेंस में लिखें तो बेटर है, आर dedicated to a dark lady, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो किसको डेडिकेट किया गया 26, एक डार्क लेडी को। एक तीसरा भी लिखिएगा जो कि बहुत ऑथेंटिक नहीं है, फिर भी ऑथेंटिक तो ये दो हैं, ये दो तो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, ये कम ऑथेंटिक है, फिर भी आप लिखिए 2 sonnets are dedicated to a rival poet। ठीक है, तो इन तीनों की जो आइडेंटिटी है, कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, इन पर हम लोग कभी चर्चा अलग से करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी जरूरत है, इनकी आइडेंटिटी की। ठीक है, जब आप एमए की क्लासेस में जाएंगे तो वहां आपको इसकी चर्चा की जरूरत पड़ेगी और वहां पर इसकी क्वेश्चंस बनेंगे। अभी तो सिर्फ इतना जानिए कि इनको डेडिकेट किया गया। अच्छा, थीम की जरा बात करें तो थीम जो है, थीम तो थीम यहां पर लव एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, लव एंड फ्रेंडशिप की जो मेजर थीम है वो इनके सॉनेट्स में मिलती है। ठीक है, तो लगभग मेजर बातें यहां पर हुई। एक बात जरा लिखिएगा, वैसे ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि एक प्ले लिखा गया। ठीक है, द डार्क लेडी ऑफ द सॉनेट्स, सॉरी गलत हो गई स्पेलिंग, द डार्क लेडी ऑफ द सॉनेट्स। ठीक है, ये एक प्ले है, क्या है, ये जो है एक प्ले है, कब का है, 1910 का। ठीक है, इज अ प्ले रिटन बाय जीवी शाह। बात समझे कि नहीं। तो ये जो डार्क लेडी है उसी को सेंटर करके एक प्ले लिखा जीवी शाह ने, उसका टाइटल है द डार्क लेडी ऑफ द सॉनेट्स। तो मुझे लगता है कि इतनी चीजें जो हैं आपके लिए सफिशिएंट है सॉनेट्स के संबंध में, और जो चीजें रिमेनिंग बचेंगे उसको हम लोग फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतनी चीजें, इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए एनफ होगी। और अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं जो हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, टेक्स्ट को एक ब्रीफ में हम थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है कैसे करना है, और एक्सप्लेनेशन के बाद उसका जो एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जो सारी प्रैक्टिस है, सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सबका सब हम लोग यहीं पर करेंगे। देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज इस स्टोरी को, सॉरी सॉनेट को, तो पढ़ने से पहले एक लाइन में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा एक्चुअली होता क्या है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्वेश्चन है, व्हाट इज
a critical appreciation. ठीक है, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता क्या है, बात समझे कि नहीं? तो यहां से एक आंसर मैं आपको दूं सिंपल सा, तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन इज, इट इज telling the reader why to read the poem. बात समझे कि नहीं, कि क्यों किसी पोएम को पढ़ना चाहिए, what are the features, what are the good qualities and what are the flaws. वैसे फ्लॉ क्या है, कमियां क्या है, उस पर हम लोग चर्चा कम करते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटीज क्या हैं उनको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वही क्या है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। ठीक है, तो अभी आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ पोएम को, और उसके बाद आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे ट्यूसडे की क्लास में कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखना है, उसकी टेक्निकलिटीज क्या है। तो पहले उसके बाद आप लोग खुद जरा उन जो एक थियोरेटिकल वे हम बताएंगे आपको, उसके बेस पर आप खुद लिख करके हमें दिखाएंगे। देयर आफ्टर एक मॉडल क्रिटिकल एप्रिसिएशन हम आपके सामने लिखेंगे, समझाते हुए कि कहां पर कौन सी लाइन क्यों लिख रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद दोनों को आप खुद कंपेयर करेंगे और एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन खुद से फिर से लिखेंगे, ताकि आपकी अपनी स्किल डेवलप हो सके क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने की। ठीक है, तो लिखने की ये जो स्लाइड्स हम आपको पीडीएफ में भेज देते हैं, सिर्फ इसलिए भेज देते हैं कि आपका कंटेंट मिस ना हो, लिखने की प्रैक्टिस आपकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। पोएम है टू हिज लव, ये एक इसको मतलब टाइटल दे दिया गया है, लेकिन ये इसका एक्चुअल टाइटल नहीं। टाइटल में सिर्फ इतना समझिए कि जो कलेक्शन है वहां पर केवल सोनेट नंबर दिया गया है, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं सोनेट नंबर 18, या फिर सेल आई कंपेयर दी का टाइटल भी इसके लिए यूज किया जाता है, या फिर पूरी लाइन को एज टाइटल यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर सिंपली आप समझिए जो डेडिकेशन है, कहा यह जाता है सोनेट इज डेडिकेटेड टू, this sonnet is dedicated to Mr. WH। तो ये मिस्टर WH के विषय में कही जा रही है। तो लाइन देखिए, कह रहे हैं शैल आई कंपेयर दी, दी मीन्स यू, मीन्स शैल आई कंपेयर यू, किससे, टू अ समर्स डे। द पोएट इज क्वेश्चनिंग, किससे क्वेश्चन कर रहा है, अपने फ्रेंड से क्वेश्चन कर रहा है, जिसको डेडिकेट कर रहा है, जिसको एड्रेस कर रहा है यहाँ पर, उसी पर्सन को। अब यहाँ पर आप मिस्टर WH को मानिए, किसी लेडी को मानिए, किसी बिलव्ड को मानिए, जिसको भी इमेजिन करना है उसे आप इमेजिन कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ यू। एंड द पोएट इज क्वेश्चनिंग, द पोएट स्पीकर इज क्वेश्चनिंग टू द पर्सन बिफोर हिम एज अ सेकेंड पर्सन, दैट कि क्या पोएट उसे कंपेयर कर सकता है किससे, अ समर्स डे। जस्ट हैव फोकस ऑन दीज 3 वर्ड्स। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ समर्स डे? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ समर्स डे? Just I want to know from your side, what do you understand from summer's day? I think he is comparing the beauty of summer day. Okay, do you think summer's day सर is वो अपने फ्रेंड को कंपेयर कर रहे हैं समर की डे की ब्यूटी के हिसाब से। okay? तो आपको लगता है कि मई का महीना जो है ब्यूटीफुल है? So it may be No, in sir. another country. हाँ, Sir, ये in अभी जो India it आपने is बात not. की कि अदर कंट्री मींस दिस पोएम इज रिटन इन इंग्लैंड। ठीक है,
और इंग्लैंड कहाँ पर आता है, आप अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो ये हमें लगता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, उसके काफी दूर, मतलब कि ध्रुवों की तरफ पड़ता है, एक ठंडा प्रदेश है जहां पर लगभग फरवरी पूरी और मार्च के कुछ टाइम तक क्या होती है, ठंड पड़ती है, ठीक है, कोल्ड होता है, मींस की एक्सट्रीम कोल्ड होता है। एंड समर्स डे इज अ प्लीजेंट टाइम फॉर द ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश पीपल हैं उनके लिए समर का टाइम, द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई एंड जून इज अ वेरी प्लेजेंट वेदर फॉर देम, ठीक है। उनके यहाँ जो बसंत का टाइम आता है, जो पेड़ों पर पौधों पर फ्लावर्स आते हैं, नई पत्तियां आती हैं, नई चीजें उगती हैं, वो कब होता है, वो होता है इन द टाइम ऑफ अप्रैल एंड मई, ठीक है। तो उनके यहाँ जो समर का टाइम है, द समर टाइम इज वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट, ठीक है। इसी एक पॉइंट को मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे अपने यहाँ का समर तो कंपेयर कर देंगे तो फिर वो स्corching हो जाएगा, हीट हो जाएगा, गर्मी वाला हो जाएगा, बहुत पसीने वाला, बदबू वाला समय हो जाएगा, ठीक है। किसी को मतलब बदसूरत इंसान को कंपेयर करना हो समर के डेट से कर सकते हैं, बट नॉट अ ब्यूटीफुल वन, ठीक है। हिंदुस्तान में किसी पर्सन को अगर समर डे से हम कंपेयर कर दें तो वो उसके लिए एक बेइज्जती होगी, बट इन इंग्लैंड a poet of English, being a poet of England, he can compare his friend and his beauty and his virtues, his newness, his freshness to the summer's day, ठीक है। वो इंग्लैंड के हिसाब से, उस देश काल की परिस्थिति के हिसाब से वो समर के दिन से कंपेयर कर सकता है, ठीक है। जब आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को, देन यू मस्ट